तो स्लॉग ओवर का छक्का वाकई सिक्सर में तब्दील होगा या बाउंड्री पर कैच होगा? छठे बजट की घोषणाएं चुनाव में दिलाएंगे वोट या फिर जनता के लिए ये अच्छे दिन की उम्मीद की पहली किस्त छठे साल में मिलने जैसा है? अंतरिम बजट से उठे बहुत सारे सवाल रोचक भी हैं और महत्वपूर्ण भी। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। 2019 के अंतरिम बजट को लेकर जो उम्मीद जताई जा रही थी कमोबेश सच साबित हुई है। चुनावी साल में कई मोर्चों पर घिरी सरकार ने मिडिल क्लास के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है। किसानों को भी खुश करने की कोशिश की गई है और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को साधने का प्लान भी दिखाई दे रहा है। टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर सीधे 5 लाख कर देना एक ऐसा फैसला है जो मिडिल क्लास की 5 साल की निराशा के बीच एक गुदगुदी साबित हो सकती है। किसानों के खाते में सालाना 6,000 डालने की योजना क्रांतिकारी तो नहीं कही जाएगी, लेकिन किसानों के बीच सालों से पल रहे गुस्से को थोड़ा पिघला सकती है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना एक बड़े वोटर वर्ग को मोदी सरकार की उम्मीद से जोड़ सकती है। लेकिन क्या ये सारी घोषणाएं नोटबंदी, जीएसटी और बेरोजगारी से उपजे गुस्से का माकूल जवाब है? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले बजट पर जरा महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं को देख लीजिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से। गरीब को शक्ति देगा, किसान को मजबूती देगा, श्रमिकों को सम्मान देगा, मिडिल क्लास के सपनों को साकार करेगा, ईमानदार टैक्स पेयर का गौरवगान करेगा, ट्रेडर्स को सशक्त करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को गति देगा, अर्थव्यवस्था को नया बल देगा, देश का विश्वास मजबूत करेगा। समाज के हर वर्ग को बजट के अंदर समाहित कर फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी मेंटेन रखने का काम सरकार ने किया है। इस बजट का मैं पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं और इस बजट के आधार पर देश के विकास को जो प्रधानमंत्री जी ने गति दी है, दुनिया में 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था हम बने हैं, दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ता अर्थतंत्र बने हैं। उसी रफ्तार को अगले वित्तीय साल में भी हम चालू रख पाएंगे। Individual taxpayers having taxable annual income up to ₹5 lakhs will get full tax rebate and therefore will not be required to pay any tax. The strike is going to happen couple of months with Mr. Modi and the government. There's going to be one surgical strike after the other. I don't think giving farmers 17 rupees a day is adequately addressing anything. I think it's an insult. I think it's an insult to the Indian farmer to turn around and tell him that you're going to give him 17 rupees every day. I mean, there couldn't be a bigger insult than this. झूठ का पुलंदा। बजट पूर्णतः चुनावी भाषण है। इसमें न तो युवाओं के लिए कोई बात की गई है। आज देश के युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, तो कोई रोजगार सृजन का प्रावधान इसमें नहीं दिख रहा है। किसानों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य तब तक नहीं मिलेगा जब तक किसानों के उत्पादन पर आधारित उद्योगों की स्थापना नहीं हो। तो कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योग की स्थापना के लिए कोई बात इसमें नहीं की गई है। कुल मिलाजुलाकर किसान विरोधी, युवा विरोधी बजट है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जले पर नमक छिड़कने जैसा है। रोजाना अगर 17 रुपए आप दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? मुझे लगता है कि राहुल गांधी को कहना चाहिए था कि अगर घंटे के अगर 1.5 रुपए आप दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। मुझे लगता है कि ये शायद और ज्यादा बेहतर तरीका होता इस बजट की कमियां गिनाने का, लेकिन खैर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है कि अगली बार उनको इस बारे में जरूर कोई सही सलाह देगा कि उन्हें कैसे एनालिसिस करना चाहिए बजट का। फिलहाल हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान हैं, एक बार आपसे परिचय करा देते हैं। प्रोफेसर वीके गोस्वामी बीजेपी की तरफ से हैं, अब्बास अली जैदी समाजवादी पार्टी की तरफ से, मुकेश सिंह चौहान कांग्रेस की तरफ से, आनंद अखिला हैं हमारे साथ, कृषि एक्सपर्ट हैं, गजेंद्र त्रिपाठी अर्थशास्त्री और प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ। इसके अलावा संजय गुप्ता व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, व्यापारी नेता हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीके गोस्वामी,
क्या कहा जाए कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी वाला मामला तो नहीं हो गया? चुनावी साल है, अब घोषणाएं तो हुई, इसका घोषणाएं सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो 5 साल से जो लोगों की उम्मीद थी और अच्छे दिन की उम्मीद थी, वो अंतिम साल में, आखिरी साल में जाकर के उसमें कुछ एक किस्त जैसी दिखाई दे रही है कि उसकी एक छोटी किस्त आई है। तो मतलब इससे लोग खुश होंगे कि लोगों को लगेगा कि ये दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है? देखिए रंजीत जी, ये बजट प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, व्यापारी वर्ग के लिए ऐतिहासिक बजट है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, वित्त मंत्री जी को मैं इस जो बजट उन्होंने पेश किया है, ऐतिहासिक बजट है ये, मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूँ। अच्छा, ऐतिहासिक किस मायने में? ऐतिहासिक इस मायने में है जिस तरीके से किसानों के लिए इतना बड़ा फैसला मोदी सरकार ने किया है, इस 6,000 रुपये पर वर्ष, लगभग इससे 72,000 किसानों को लाभ होने जा रहा है और 75,000 करोड़ से अधिक का खर्च आ रहा है उस पर। अच्छा, तो नहीं, ये मतलब कि ये मुझे आपको लगता है कि किसानों की समस्याओं के लिए काफी है ये कदम, और मतलब ये इससे ये ऐतिहासिक घोषणा है और इससे किसानों की समस्याएं बहुत हद तक हल हो जाएंगी। रंजीत जी, कोई 6,000 रुपए सालाना, कोई हमने चुनावी बजट हमारा 5 एकड़, 5 एकड़ पहले भी विगत जो हमारे बजट हैं, आनंद अखिला है हमारे साथ, उनसे हम जानेंगे कि 5 एकड़ की खेती करने का इनपुट कॉस्ट क्या है, और इस 6,000 रुपए से एक 5 एकड़ वाले किसान की कौन कौन सी समस्या का हल हो सकता है, इसको भी समझना जरूरी है। अगर हो सकता है तो निश्चित रूप से अच्छा बजट है किसानों के लिए, लेकिन अगर नहीं हो सकता है तो इसमें कुछ इस दिशा में और कुछ किया जाना चाहिए। हम लोग बात करेंगे और बता दीजिए, आप अपने सारे पॉइंट्स रख लीजिए जल्दी जल्दी, फिर हम लोग। देखिए रंजीत जी, ये कोई चुनावी बजट नहीं है। इससे पूर्व भी जो हम लोगों ने बजट पास किया है उसमें चुनाव नहीं था, तभी हमने आयुष्मान भारत बजट नहीं है भाई। जिस बात की उम्मीद इतने सालों से लगाए बैठे थे लोग, 5-5 पूर्ण बजट पास हो गया, जो नहीं हो सका वो अंतरिम बजट में हुआ, तो ये चुनावी बजट क्यों नहीं है? नहीं। जो पूर्ण बजट नहीं कर सका, 5-5 पूर्ण बजट नहीं कर सका, वो जाकर के आखिरकार अंतरिम बजट में हुआ, तो ये तो चुनावी बजट क्यों ना कहें इसको? हम सारे बजट में जनता के हित को देखते हुए बजट पेश किया है, चाहे वो आयुष्मान भारत का इतना बड़ा फैसला रहा हो, चाहे वो स्वच्छ भारत, स्वच्छ शौचालय का रहा हो, या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का रहा हो, जितने भी बजट अलॉट किए गए पिछले 5 सालों में, वो जो जनता के लोकहित के लिए बजट हम लोग का रहा। अच्छा, लोकहित में रहा बजट, ठीक है। अब्बास अली जैदी, क्या प्रतिक्रिया इस बजट पे? मतलब सारे सिकवे दूर हो गए कि नहीं आपके? देखिए रंजीत भाई, अभी 3 दिन पहले एक बहुत पुरानी पिक्चर आ रही थी टीवी पे, आज का एमएलए राम अवतार। उस पिक्चर को लगता है कि गोयल साहब ने बड़े गौर से देखा है। अच्छा, क्योंकि जब आप अंतरिम बजट में पूरी तरह से एक मुकम्मल बजट की शक्ल में पेश करते हैं, इससे साफ तौर पे आपकी घबराहट जाहिर होती है, और घबराहट होनी भी चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने इस बजट को मिला के 6 बजट हासिल किए, अंतरिम बजट और फुल बजट मिलाकर। उनकी वास्तविकता ये है कि 40% अभी पैसा ही नहीं खर्च कर पाए हैं, ना उस पर कोई काम हुआ है। जब आप किसानों की आय की बात करते हैं, इस बार इन्होंने, माननीय वित्त मंत्री जी आज कह रहे थे कि हमने 1.5 गुना आय या 1.5 गुना एमएसपी को बढ़ाने का काम किया, लेकिन कैलकुलेशन मैटर, मैं समझता हूँ ब्रजेश भैया बैठे हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरह बताएंगे। कैलकुलेशन मैटर C2 से हटा के A2L कर दिया, पूरा इस सिस्टम ही बदल दिया। जो करंट हमारी किसान है, हम भी किसान हैं, जो करंट हमारी उपज जो में लागत आ रही है उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। आप पेंशन देने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही 55 लाख जो महिलाओं को पेंशन देने का काम हमारी सरकार करती थी, 500 रुपये प्रति माह, उसको आपने फौरन बंद किया, और आज आप पेंशन देने की बात कर रहे हैं। जो टैक्स में आप रिबेट दे रहे हैं, आज तक ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया कि किसानों के हित में जब आप बात करने जा रहे हैं तो 28% जो एग्रीकल्चरल मशीनरी के ऊपर टैक्स जीएसटी की शक्ल में वसूला जा रहा है, उसको कम क्यों नहीं किया गया? हीरा बेचने वाला व्यापारी 0.25% जीएसटी, और किसान जब कोई चीज़, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर खरीदने जाए या कोई ऐसा संयंत्र लेने जाए जो कृषि का, उसको 28% जीएसटी। उसके ऊपर सरकार ने कोई जवाब आज नहीं दिया। और मैं फिर इतना ही कहना चाहूँगा कि 12 लाख करोड़ तकरीबन टैक्स ये
पेट्रो प्रोडक्ट्स पे 5 सालों में वसूल चुके हैं। उसके बाद भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी स्लैब में नहीं लाए, जिससे तो कॉस्ट इनपुट बढ़ गया और उसका सीधा सीधा असर तकरीबन सभी क्षेत्रों में पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये बजट में जो इन्होंने घोषणाएं की हैं, ये उसी तरह की घोषणाएं हैं जैसे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में की थी। इनकी घोषणाओं की असर कितना होता है, इनकी घोषणाएं जुमला कैसे साबित होती, देश की जनता जानती है। इनके किसी भी तरह के बहकावे में आने वाली नहीं है। मुकेश सिंह चौहान, क्यों इस बजट की को लेकर आपकी क्या आपत्तियां हैं? बजट में किसानों के लिए ठीक है, शुरुआत तो हुई कम से कम, जिसकी वकालत हर मंच से आजकल कर रहे हैं राहुल गांधी, उसकी शुरुआत कम से कम इस सरकार ने कर दी। जो मिडिल क्लास का एक पुरानी मांग थी कि भाई टैक्स स्लैब में छूट मिले उसे, वो उसको 2 गुना कर दिया गया। तो ठीक है, देर से ही सही, लेकिन सरकार ने कुछ डिलीवर करने की कोशिश की है लोगों की उम्मीदों के हिसाब से। रंजीत जी, 5 पूर्ण तरह बजट पास किए गए, उसमें ना किसान का हित देखा गया, ना मिडिल क्लास का टैक्स पेयर का हित देखा गया। आज अंतरिम बजट है, चला चली की बेला है सरकार की, और ये अंतरिम बजट है कि 26 मई के बाद जो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी वो आगे अपना बजट लाएगी। तो अब यही होता है, जैसे आदमी एकदम आखिरी पायदान पे होता है, जाने के कगार पे होता है, तो सोचता है हम क्या क्या घोषणाएं कर दें, किसी तरह तो हमारी जान बचे। तो आज वही काम केंद्र सरकार ने किया। वित्त मंत्री ने तमाम बड़ी घोषणाएं की, चाहे टैक्स पेयर को लेके किया हो और चाहे ये किसानों घोषणाएं बड़ी है ना, आप ये मानते हैं ना कि बड़ी घोषणा है और इससे टैक्स पेयर को फायदा होगा? जिस तरह से अभी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि लगभग 17 रुपए पर डे के हिसाब से, तो 16 रुपए 66 पैसा किसान को प्रतिदिन के हिसाब से आता है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से 3.5 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ किए गए और 6,000 रुपए साल में 16 रुपए 66 पैसे जिस देश में अभी भी गरीबी रेखा के नीचे का जो वो होता है कि जो सीमा है वो 32 रुपए 30-32 रुपए प्रतिदिन खर्च करना जो है वो गरीबी रेखा की सीमा रेखा मानी जाती है। तो वहां पर अगर 16 रुपए दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है, बताइए? मैं बता तो रहा हूं कि 16 रुपए 66 यही तो है ना, गरीबी से भी नीचे है। हमने तो हमारे नेता ने छत्तीसगढ़ में अनाउंसमेंट किया कि हमारी सरकार आएगी तो देश के गरीबों को न्यूनतम आय मुहैया कराई जाएगी। ये हमारे नेता ने कहा। सरकार वैसे ही 5 राज्यों के हारने के बाद दबाव में थी। सरकार ने सोचा कि हमको कोई डूबते को तिनके का सहारा, एक तरह से जिस तरह से इन्होंने आज चुनावी बजट पेश किया, जिस तरह से हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे चुनावी बजट नहीं है, अंतरिम बजट तो केवल सरकार जब तक फॉर्म नहीं हो जाती तब तक के लिए केवल है। जो सरकार आएगी वो उसमें चेंज करेगी, उसमें क्या करना है। और टैक्स पेयर की बात बता दूं मैं आपको कि 5 लाख से 5 लाख एक हुआ तो 2.5 लाख से पूरा टैक्स का स्लैब लगेगा। ऐसा नहीं है कि 5 लाख के बाद 5 लाख एक से नए सिरे से स्लैब है। स्लैब में कोई चेंज नहीं है। ये तो एक तरह से कान घुमा के पकड़ने वाली बात है। ये भी मिडिल क्लास के साथ छलावा है पूरी तरह से। और 45 सालों में बेरोजगारी की दर 6 पॉइंट सबसे उच्चतम स्तर पे, इस पे आज कुछ नहीं हुआ। हमारे नौजवान लगातार बेरोजगार हैं, उनके रोजगार के लिए कोई सरकार ने कोई अपनी स्कीम नहीं बताई। और 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी, आज कम से कम कुछ तो बोल देते उन नौकरियों देने के बारे में, लेकिन उस पे भी सरकार ने आज कुछ नहीं बोला। और जिस तरह से 100 स्मार्ट सिटी की बात कही थी, अब स्मार्ट गांव की बात करने लगे, डिजिटल गांव की बात करने लगे। बताइए भी स्मार्ट सिटी एक बन नहीं पाई है भाई। उसमें अगर डिजिटल की बात दोनों साथ साथ क्यों नहीं बन सकते हैं? दोनों साथ साथ भी तो बन सकते हैं ना। अभी तो एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए आप। स्मार्ट गांव को रोका क्यों जाए? डिजिटल गांव अगर बन सकते हैं तो उनको बनाया जाए। लखनऊ में आज काम नहीं शुरू पाया धरातल के ऊपर। ठीक है प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा, आपकी बहुत सारे हो सकता है, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मुमकिन है कि ब्रजेश जी के पास हो। थोड़े दिन पहले इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने जो उम्मीद जता रखी थी, इन्होंने जो उम्मीद की थी इस बजट से, कमोबेश उस उम्मीद पे तो कम से कम ये बजट खरा उतरा है। ब्रजेश जी मुस्कुरा रहे हैं क्यों? बहुत देर से कुछ गुणा भाग भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के बहुत सारे सवालों का जवाब होगा इनके पास। ब्रजेश जी,
नहीं देखिए, मुझे जवाब क्या देना है, क्योंकि बजट पे तो सुबह से काफी चर्चा हुई है, हमारे विद्वान मित्र भी सब साथ में ही हैं। अच्छा, मेरी भूमिका भी राजनीतिक विश्लेषक की है, तो मैं 3 विरोधाभास देख रहा हूँ। एक ये कि अंतरिम बजट है तो बेकार है, दूसरा ये कि दे दिया तो बड़ा गलत कर दिया, अब तीसरा कि पैसा कहाँ से आएगा, और चौथा कि हारे हैं इसलिए दे दिया। ये 4 चीजें अजीब सी अंतर विरोध का जो प्रतिक्रिया है। माननीय राहुल गांधी जी ने टिप्पणी किया कि भाई 17 रुपए प्रतिदिन, तो आप उसको सेकंड में बांट दीजिए तो 0.0003 पैसा हो जाएगा, और माइक्रो सेकंड में बांट दीजिए तो किसान को कुछ नहीं दिया है। ये कोई, मैं सिर्फ ये मानता हूं कि जब आप बजट की विवेचना करेंगे तो आप ये देखिए कि देश की करीब करीब 90 करोड़ जनसंख्या सीधे इससे प्रभावित होती है। मेरा पहले भी मानना था, और देखिए कोई भी राजनीतिक दल होता है, जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उन्होंने भी चुनावी बजट दिए थे, तो मैं ये नहीं मानता हूं कि चुनावी बजट देना गलत है। सरकार कोई न कोई आएगी और वो उसको रीजनेबली लागू करेगी। ये पॉलिसी है, ये 3 महीने 5 महीने बाद चेंज होने वाली पॉलिसी नहीं है। इस बजट में कोई, जैसा कि अभी हमारे मित्र ने कहा कि अगली सरकार आएगी तो अपने मन का कर देगी, ऐसा नहीं होता। ये संसद का संकल्प होता है, और ये अब ये 12 महीने के लिए लॉक हो जाती है। तो एक तो दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, राजनीतिक आलोचनाएं निश्चित रूप से बनती हैं, राजनीतिक दलों का धर्म भी है कि वो आलोचना करें और इससे भी बढ़िया विकल्प लेकर के आए जनता के सामने। इसमें तो सभी राजनीतिक दलों का स्वागत होना चाहिए, और आलोचना भी इनको खूब करनी चाहिए। आलोचना से क्या होगा कि लोकतंत्र मजबूत होगा और जनता को लाभ मिलेगा। लेकिन अब इन सारे तथ्यों के बीच में जो बातें हैं बजट की, अब उसको देखिए कि भाई कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्मॉल बिजनेसमैन हो, स्मॉल ट्रेडर हो, सैलरीड अर्नर्स हो, पेंशनर्स हो, सीनियर सिटीजन्स हो, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबरर्स हों, और चाहे वो किसान हो, चाहे मिडिल क्लास वाले लोग हों, सबको काउंट करिए तो मैं ये देख रहा हूं कि कितने लोग इससे प्रभावित होते हैं। एटलीस्ट 90 करोड़ लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। अच्छा, अब अगर आप ये कहेंगे उनको लाभ है, मतलब 30 करोड़ मिडिल क्लास, कम से कम 10 करोड़ किसान, 12 करोड़ किसान, जैसे सरकार के आंकड़े हैं। सरकार के आंकड़े हैं 12 करोड़ किसान और 10 करोड़ श्रमिक है ना। अब भाई ये तो हुए तो कि वो लोग जो 50 भाई इनके परिवार भी तो हुए ना। एक आदमी के साथ 2 व्यक्ति को जोड़ लीजिए, तो ये जो आंकड़ा है आम आदमी के लिए आता है। और मैं समझता हूं कि जब राजनीतिक दल जाएंगे आलोचना करने के लिए जनता के बीच में, तो जनता को यह समझाना थोड़ा कठिन होगा कि भाई अब हम किस तरह से उनसे डिफर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से उनसे डिफर करते हैं और हम आगे क्या कर सकते हैं आपके लिए, है ना। अच्छा, दूसरी बात कि भाई बजट कहां से आएगा। देखिए, छोटी सी बात है, हम सब लोग हमेशा डिबेट में चर्चा करते रहे कि जीएसटी के बाद सरकार को करीब 2.5 लाख करोड़ का वो आया था, नोटबंदी के बाद, क्षमा करिएगा, 1,36,000 करोड़ जो है वो रेवेन्यू आया था, जो कि लोगों ने टैक्स में जमा किया, और 1 लाख करोड़ का सीधे फायदा हुआ था जब सरकार के पास पैसा लौटा है सिस्टम के अंदर। तो आप 4 साल की इकॉनमी जो दौड़ी है उसमें ये तो सबको मानना पड़ेगा कि सरकार अगर आज देने की स्थिति में है तो वो इसीलिए है क्योंकि 4 वर्ष उसने कहीं ना कहीं से अपने बजट को बढ़ाया था। और हम सब लोग कह रहे थे कि सारा पैसा तो राजकोष में वसूला है लोगों हाँ जी, वसूला है, और ये जनता का ही पैसा जनता में ही जाए, बहुत अच्छा है ना। तो मैं समझता हूं कि सरकार ने कठोरता से वसूला था, अप्रिय कदम उठाए थे, और वो जनता को दे रही है, तो इसमें मैं समझता हूं कि इसका स्वागत भी होना चाहिए। आलोचना तो भाई लोकतंत्र जरूर होनी चाहिए, ये बात है। ठीक है, तो 4 साल तक कॉलर पकड़कर जो आपकी पॉकेट से निकाला गया, अब चुनावी साल में उसका एक हिस्सा आपके, उसको दूसरे तरह से भी ले लीजिए। देखिए, जो सिस्टम के बाहर पैसा था, जो समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही थी, आप किसी अर्थशास्त्री से बात करिए, सरकार के पास करेंसी नहीं थी, है ना, तो वो चीजें जो समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही थी। गजेंद्र त्रिपाठी, कैसे देखा जाए इस बजट को, जो खास करके जो किसानों का मामला है। मैं किसानों के बारे में आनंद अखिला से सवाल कर लूंगा, बल्कि रहने दीजिए। मैं पूछता हूं कि ये जो ये मिडिल क्लास के लिए जो कदम उठाए गए हैं, जो टैक्स स्लैब में चेंज किया गया, इसका पूरी अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, सरकार की जो राजस्व है उस पर कितना असर पड़ेगा, और ये जो ग्रोथ है उसको कैसे कैटलाइज कर सकता है ये छूट। हाँ, स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है कि कोई भी सरकार जब आती है तो पॉलिसी बनाती है कि नेशनल इंटरेस्ट और समाज के हर वर्ग को देखने का प्रयास करती है। यहाँ पे क्या हुआ, सरकार आई और देखी कि देश की हालत क्या है, किसान की क्या हालत है, मजदूर की क्या हालत है, असंगठित जो क्षेत्र है उसकी क्या हालत है। इनको पिछले 40 दशकों में छुआ ही नहीं गया है। पहली बार कोई सरकार आई है जो ये सोची है कि इनको अगर हम साथ नहीं लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। तो ये संभव नहीं था, बिल्कुल ठीक। इनको छूना ही छूना था किसी हालत में।
और इनको बल्कि देखिए अभी जो बात हुई है कि किसान के लिए 6,000 रुपए की, ये मिनिमम होना चाहिए था 15,000 रुपए। अगर आप 15,000 रुपए पे जाते हैं, और जहां तक ये बात होती है कि सरकार के ऊपर इस चीज की लायबिलिटी आ गई है, देखिए डेफिसिट देखिए देश की क्या है, उस पर भी काम करने की जरूरत है। विभिन्न सरकारों के हिसाब से आप लेकर के देखते जाइए कि आपके ऊपर कर्ज, विदेशी कर्ज कितना है। इसके बावजूद भी एक सरकार 9वीं अर्थव्यवस्था को 6वीं अर्थव्यवस्था बनाई है, और सरकार पुनः आप लेकर देखिएगा यही होगी कि 5वीं और 4थी और तीसरी। इन्होंने कहा कि हम 2030 की बजट दे रहे हैं। एक फ्रेम, एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया उन्होंने। अब रहा सवाल, आपने अभी कहा कि किसानों को क्या मिला। अरे मैं पूछता हूं कि अगर किसी किसान के पास 2 रुपया नहीं था खाद के लिए, बीज के लिए, जुताई के लिए, उसको अगर हम सामान्य भाषा में देखें तो कंज्यूमर का सरप्लस लेकर समझ लें आप। अर्थशास्त्र की भाषा में उसको बोलते हैं उपभोक्ता की बचत। तो यहां तो उपभोक्ता के पास कुछ था ही नहीं, कोई सरकार आई जो कुछ दे दी उसको। अब वो जो दी वो उपभोक्ता का एक्चुअल बजट है। अगर देखा जाए कि अगर वह 2 एकड़ की खेती में 20,000 रुपया इन्वेस्टमेंट लेकर कर रहा है, 6,000 रुपया ही कहीं से अगर उसके पास आ गया तो उसकी एक बहुत बड़ी बचत है, और सरकार को इस पर साधुवाद देना चाहिए। देखिए यहां पर कोई लेकर के पॉलिटिकल हम लोग नहीं है, एनालाइज नहीं कर रहे हैं हम लोग तो इकोनॉमिक्स के भाषा में अगर आप इसको लेकर के समझते हैं तो जापान में एक आया था समय जिसको हम बोलते हैं मेजी काल। तो मेजी काल को जरा सा डिफाइन किया जाए, उसको जब आप लेते हैं, जबकि पूरा यूरोप, आज भी पूरा यूरोप आपके किन्स के ही थ्योरी पे काम कर रहा है। हमारा भारत भी कहीं न कहीं उससे प्रभावित हो रहा है। हमको यह देखना है कि जो हमारे अगल बगल की अर्थव्यवस्थाएं हैं, कुछ बड़े देश हैं, कुछ छोटे विदेश हैं, जो हमारे पैरेलल और हमसे बेहतर चलने का प्रयास कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? रीजन है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। आप आर्थिक जगत में कोई भी राष्ट्र है, कोई भी देश है, अगर उसको आगे बढ़ना है तो हर क्षेत्र को छूना है उनको। और 40 साल तक जिनको छोड़ दिया गया था उनको सरकार आकर के छुई है। सरकार को धन्यवाद है। और तो मतलब ये अंतरिम बजट में जो मतलब याद आई कि सारे वर्गों को छूना है। सर 2 चीजें हैं ना। हाँ। 2 चीजें देखिए। हाँ। इन्होंने एक बार ये पिछले 5 बजट में क्यों नहीं इनकी याद आ रही थी? आपको लेकर के आंसर दे रहा हूं उसका। देखिए एक इन्होंने एक्शन लिया, ठीक है, कि नोटबंदी। नोटबंदी ने इस देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। बहुत सारे सेक्टर तो बिल्कुल लगे कि क्लोज हो जाएंगे सदा के लिए, लेकिन दोबारा रिफॉर्म हुआ उसमें। ठीक है, जीएसटी को इतना बड़ा ताकत दिया इन्होंने। आज जीएसटी की आप वो देखिए वैल्यू, लगता है कि एक राष्ट्र है, वो एक राष्ट्र से तुलना कीजिए जीएसटी का। छोटे मोटे जो देश हैं बगल के, वो राष्ट्र के रूप में उसकी तुलना कीजिए। सेकेंडरी देखिए, सरकार अभी जो भी आएगी, सरकार ये देखेगी कि अभी जीएसटी में बहुत सारी चीजों में सुधार आना अभी है, उसमें उससे बहुत सारे पैसे जनरेट होंगे। जैसे आपको बता दूं, ईवे बिल है, ईवे बिल पे अभी 50,000 रुपए की छूट है, और 50,000 रुपए की छूट में आप देखें हालत क्या है। रोज उसी 50,000 रुपए के ईवे बिल पे करोड़ों का माल जाता है रोज। शहर की बात कर लीजिए अपने आप, लखनऊ शहर में। इसको सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि ये 10,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए जीएसटी की वैल्यूम लेकर के। फिर देखिए कितनी बढ़ती है। और इतनी बड़ी छूट जो आप देख रहे हैं, अभी आया एक मुद्दा कि 5 लाख की छूट, 5 लाख की छूट नहीं, 7 लाख की छूट है। और ये 7 लाख रुपया क्रीमी लेयर को डिसाइड किया है इन्होंने। यहीं से क्रीमी लेयर डिसाइड होगा। तो सरकार एक डिफरेंट योजना में काम कर रही है, और लीक से हटकर काम कर रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लीक से हटकर कोई भी आनंद खिला, आपको भी लगता है कि ये जो किसानों के लिए 6,000 की जो रकम है वो कम है? वो नहीं, उनको अब मैं जरा उनसे समझ लूं कि आपको लगता है कि ये मतलब इससे किसानों का बेड़ा पार होगा? देखिए रंजीत जी, पहले ये बजट की परिभाषा क्या होती है? बजट की परिभाषा है, जैसे हम घर में बजट बनाते हैं। हमारी आमदनी 20,000 रुपए है, तो हम तय करते हैं कि हम टेलीफोन में इतना खर्चा करेंगे, बिजली में इतना करेंगे, राशन सब्जी वगैरह वगैरह, एक साधारण भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सरकार को भी जो पैसा मिलता है उसी से उसको सब कुछ डिसाइड करना है। एक तरफ अगर हम ये कहें कि हम छूट भी चाहते हैं इनकम टैक्स में, जब हमको छूट मिल गई जैसे आज हुआ है, तो इसका मतलब है कि कुछ रेवेन्यू कम हुआ,
तो फिर सरकार को तो बहुत सी चीज देखनी है ना, रक्षा बजट भी है, किसान को भी देना है, और किसान को पहली बार वो दे रहे हैं, तो उनके पास बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं और बहुत कैलकुलेशन उन्होंने करी होगी कि इतने किसान है, इतना पैसा देना है, पहली बार दिया जा रहा है, फिर पेंशन योजना भी है, और तब उसके बाद वो हेल्थ इश्यूज भी सरकार हैंडल कर रही है। तो कोशिश कर रही है कि जो पैसा उसको मिलता है उसी में उसको निपटाना है। अब कमी निकालने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं कि भाई जो सरकार के पास पैसा है उसी से देना है, और उन्होंने कुछ हिसाब लगाया होगा, कुछ सोचा है। तो जैसा त्रिपाठी जी ने कहा अभी कि ये बात सही है कि जिसके पास कुछ भी नहीं था उसको चलिए एक पॉकेट मनी मिल गई, समझ लीजिए, मैं इसको पॉकेट मनी ही कहूंगा। तो ये जो भी है एक शुरुआत है। अच्छा, इसकी बात जो दूसरी बात है कि भाई आपने 4 साल तक तो कोई ध्यान नहीं रखा, तो ये बात ठीक है, ये तो हमेशा ही होता आ रहा है, हर पार्टी यही करती है। जब इलेक्शन होता है, क्या कांग्रेस नहीं करती, या कहाँ प्रदेश के इलेक्शंस में नहीं होता है, जब इलेक्शन नजदीक होता है तो जो भी दल होते हैं वो लुभाने की कोशिश करते ही हैं। तो चलिए उस लुभाने के चक्कर में कुछ मिल गया सबको जो नहीं मिल रहा था 3-4 साल से। तो जो है मतलब एक शुरुआत है, और फिर दूसरी तीसरी बात वही है, इंटरिम बजट है, जो सरकार आएगी वो क्या डिसाइड करेगी, क्या फाइनल होगा। लेकिन भाई तो जो इसमें बहुत हम लोग देख रहे हैं कि जो और भी सरकारें हैं, जो राज्य सरकारों ने इस तरह का किसानों के हित में, किसानों के लिए जो काम शुरू किया, उसमें इस तरह का डायरेक्ट कैश ट्रांसफर या इनकम सपोर्ट के रूप में, चाहे रायतू बंधु हो या उड़ीसा में कालिया योजना शुरू हुई, ये सब इसके मुकाबले बेहतर स्कीम बताई जा रही है। जी, राज्य सरकारें अपने स्तर पर जो प्रयास कर रही है, जो पहल कर रही है, वो इससे बेहतर है। तो भाई केंद्र सरकार को से उम्मीद की जा रही थी कि उसके मुकाबले कुछ बेहतर करना चाहिए था। भाई वो हर कोई सरकार है वो हर फसल पे सपोर्ट दे रही है, कोई साल में 10,000 रुपए दे रही है, कोई प्रति एकड़, जैसे तेलंगाना में तो प्रति एकड़ देती है सरकार। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तो मतलब एक तरीके से बस बस शुरुआत कहने के लिए कुछ मतलब करना था तो कर दिया। और इस समय सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर है, चुनाव का प्रेशर है। उन्होंने जो कुछ भी उनको समझ में आया कि इसको भी दे दो, उसको भी दे दो, उन्होंने बहुत अच्छी कैलकुलेशन की नहीं है। जरूर जैसा कि है, इतने रकम में कोई काम नहीं हो सकता है, ये तो पक्की बात है कि किसान का इसमें कोई वो फसल नहीं लगा पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बस उसको यह है कि खुश हो जाएगा, और संभवतः वोट की राजनीति तो पीछे होती ही होती है। शायद इसी खुशी में कुछ लोग जो है वोट भी, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये मतलब एक तरीके से किसानों को मतलब ये रिश्वत देने जैसा है वोटर को, कि आप असल में उनके हित के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि बस किसी तरीके से चुनावी साल है, ये बेड़ा पार हो जाए, बस फिर अगली बार देख लेंगे। किसानों को रिश्वत देने जैसा क्या है? वो तो इनकम टैक्स में रिलीफ जो है वो भी रिश्वत ही देने जैसा है। कह रहे हैं कि मिडिल क्लास को भी आपने रिश्वत दी है, रिश्वत दी है, लोग कह रहे हैं। आत्मनिर्भर की बात, इसको आप जो रिश्वत का नाम ले रहे हैं, देखिए हमें ऑब्जेक्शन है। देखिए मैं कह रहा हूं कि भाई लोग ऐसा कह रहे हैं, ये आरोप है कि ये सरकार एक तरीके से रंजीत भाई, वो लोग कह रहे हैं जो एयर कंडीशन में बैठकर किसानों के बारे में पॉलिसी बनाते थे, आज उनके बाद कुछ कहने कुछ नहीं। जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र साथी हैं, ये एयर कंडीशन में बैठकर किसानों के बारे में राजनीति करते थे। आज जो हमारा ऐतिहासिक फैसला किसानों का, आज एक लाभ देने जा रहे हैं, तो ये आलोचना कर रहे हैं। नहीं, आलोचना नहीं है, अपने कार्यकाल में आलोचना, सवाल तो होना ही चाहिए, कई बजट किसानों के कभी नहीं किया। हमने गोस्वामी सवाल तो होना ही चाहिए कि भाई आपने एक घोषणा की है, कैसे करेंगे, इसके पीछे क्या मकसद है? अगर ये सवाल हो रहे हैं तो क्यों नहीं होने चाहिए भाई? अगर इसी देश में दूसरी योजनाएं भी है किसानों के लिए जो बेहतर योजनाएं कही जा रही हैं, तो हम तो कंपेयर करेंगे ना कि रायतू बंधु चल रहा है, कालिया भी नई योजना शुरू हुई है, आपके मुकाबले ज्यादा पैसा दे रहे हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से। अभी तो ये भी सवाल है कि इसको आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है भाई। मैं जानना चाहता हूं आनंद अखिला, इसको जरा संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा कि तेलंगाना की सरकार का कहना था कि उन्होंने रायतू बंधु योजना शुरू करने के पहले
उन्होंने बड़े पैमाने पे जो लैंड रिकॉर्ड थे उसको डिजिटाइज किया, उसको लोगों के आधार कार्ड से जोड़कर और उनके अकाउंट से जोड़कर उसको वेरीफाई किया, उनके आइडेंटिटी को वेरीफाई किया और उसके बाद उन्होंने प्रोग्राम रोल आउट किया, तब जाकर के एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बन सका। भाई मैं कह रहा हूं कि अभी क्या केंद्र सरकार के पास अभी क्या तैयारी है इसकी और कैसे रोल आउट हो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कोई इतना बहुत बड़ा काम किया होगा। नहीं किया है उन्होंने किया नहीं। मैं अभी मुश्किल से 15 दिन पहले मैं झारखंड की सरकार के प्रतिनिधि वहां गए हुए थे मिलने के लिए और वहां पर एक इंटरव्यू मैंने देखा जहां पर कि उनके अधिकारियों ने बताया कि कैसे कैसे ये 2-3 चरणों में उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को शुरू किया और 2 साल लगे उनको इस प्रोग्राम को ठीक से रोल आउट करने में। तो भाई अब कुछ लोग इस तरीके से भी कर रहे हैं और कुछ है कि आपके पास जो अभी रेडीमेड जो कुछ भी आपका एक नेटवर्क है उसमें जो जितना डाल सके डाल दीजिए चुनाव के पहले, तो जितने लोग हैं चलो ठीक है। तो देखिए जब चुनाव के ठीक पहले जब इस तरीके की सौगात दी जाएगी तो चलिए किसी को कुछ मिल रहा है किसी को ज्यादा मिल रहा है तो फिर उसमें थोड़े प्रश्न तो उठेंगे ही। जो बात हो रही है कि भाई वोटरों को लुभाने के लिए किया जा रहा है, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि भाई जो रायतू बंधु योजना है उसको लेकर सवाल है कि वो वहां जो बटाईदार होते हैं उनको उसका कवर नहीं मिलता। उनको भाई अगर उनको फसल का नुकसान भी हो जाता है तो उनको बीमा का भी फायदा नहीं मिलता, उनको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो जो जिनकी जमीन है जो लैंड होल्डर है उनको तो उसका फायदा मिलता है लेकिन उन बटाईदारों को नहीं मिल पाता। उड़ीसा सरकार ने अभी जो कालिया स्कीम शुरू की है उसमें बटाईदारों को भी उसमें कवर किया जाएगा। तो करने वाले लोग जो हमारे पास हमारे इसी देश में दूसरे मॉडल उपलब्ध है ना, तो हम क्यों नहीं कंपेयर करेंगे, क्यों नहीं कंपेयर करें। एक बात मैं डालना चाहता हूं अगर अनुमति हो। एक बात हम लोग को याद रखना चाहिए, जब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो उस समय की यूनियन गवर्नमेंट ने इसी गवर्नमेंट ने क्या किया था, राज्यों को बिना राजनीतिक मतभेद को ध्यान में रखे हुए उदार मन से पैसा दिया था। और जितना आप देखते हैं वो सब जो है केंद्र से ही गए हुए पैसे हैं, चाहे उड़ीसा हो चाहे तेलंगाना हो। एक मिनट, मैं पूरा मैं जिस बात पे जाना चाहता हूँ इसी देश के अंदर 55 साल तक ठीक है पैसा जो है वो राजनीतिक मतभेदों के आधार पे बढ़ता था या नहीं बढ़ता था, ये रिकॉर्ड पर है। अच्छा दूसरी बात और समझ लीजिए, किसी भी मुख्यमंत्री ने चाहे किसी भी मुख्यमंत्री नहीं सुनिए, किसी भी मुख्यमंत्री ने अभी तक मुझे याद नहीं, आपको भी शायद कोई नोटिस में आया हो तो मैं नहीं कह सकता, किसी भी राज्य में जहां पर विपरीत सरकार बैठी हो, विपरीत विचारधारा की हो, उसने कम से कम ये कंप्लेंट नहीं किया कि साहब हमें संघ से पैसा नहीं मिल रहा है और हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जो चीज पॉलिटिकल डिबेट के बाहर है उसको भी कंसिडर करना पड़ता है ना। कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कहता कि साहब हमारे राज्य को पैसा नहीं मिला, चाहे वो वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी हो, चाहे तेलंगाना में आपके टीआरएस हो, चाहे कोई और हो, जीएसटी के जरिए जो पैसा आ रहा है, जो मॉप अप हो रहा है, टैक्स कलेक्शन हो रहा है, जीएसटी में भी उसमें सरकार बंटवारा एकदम स्पष्ट है, उसमें चाह के भी आप नहीं कर सकते। जीएसटी में 14% सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को एक्स्ट्रा दे रही है, जीएसटी से, वो चाहे तो ना दे। तो ये जो एक देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण जो डिसेंट्रलाइजेशन है डेवलपमेंट का, वो डिसेंट्रलाइजेशन इसी तरह से आ सकता है। इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है। संजय गुप्ता, मैं जानना चाह रहा हूं कि जीएसटी को लेकर जो छोटे व्यापारियों का गुस्सा था, जो उनकी परेशानी थी, और नोटबंदी से भी बहुत सारी दिक्कतें हुई, क्या आपको लगता है इस बजट से वो सारा गुस्सा पिघल जाएगा? लेकिन नोटबंदी के बाद और जीएसटी के बाद निश्चित रूप से पूरे देश का व्यापारी कहीं ना कहीं बहुत परेशान था, लेकिन जीएसटी की विसंगतियां धीरे धीरे केंद्र सरकार ने काफी हद तक का दूर कर दिया, बहुत कम विषय उसमें बचे हैं। आज का जो बजट है, निश्चित रूप से ये बजट चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, लेकिन जैसा अभी पहले भी कहा गया कि हो सकता है कि चुनाव को ध्यान में रख के बनाया गया, लेकिन इसी बहाने पूरे देश को बहुत बड़ी चीज मिली। जो बातें आदर्श व्यापार मंडल, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम देश की जनता पिछले कई सालों से जो बात कर रही थी, वो आज इस चुनाव में पूरा हुआ। और जो आज 2.5 लाख से 5 लाख किया गया, ये बहुत बड़ा विषय है। अच्छा। आप देखिए, जब हमारे कागजों में हमारी इनकम बढ़ती है, हम कागज में जब अमीर होते हैं तो हमारी क्रय शक्ति बढ़ती है, और जब क्रय शक्ति बढ़ती है तो पूरे देश का विकास होता है। कहीं ना कहीं सबको, किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा, उद्योगों को भी इसका लाभ मिलेगा, जनता के हर वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। तो आज का बजट वास्तव में ऐतिहासिक बजट है। इस बजट से सबको इसका लाभ मिलेगा। अब जो बात आपने कही कि व्यापारियों का गुस्सा कितना कम होगा, कितना ज्यादा होगा, ये बात भी महत्वपूर्ण है। पूरा प्रयास किया है कि जो चुनाव में हारे हैं लोग, उसमें अधिक से अधिक जो नोटा का प्रयोग किया है वो व्यापारियों ने किया है। तो व्यापारी समाज इस चुनाव में 2019 के चुनाव में नोटा न दबा दे, इस बात का भी उन्होंने ख्याल किया है। लेकिन
इस बात की तकलीफ है कि केंद्र की इस सरकार ने 4.5 साल पूरे व्यापारियों का कोई बहुत ज्यादा हित का ध्यान नहीं रखा। आखिरी के ये 2 महीने 1.5 महीने बच्चे हैं, इसमें इन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे। ई कॉमर्स को लेकर के, ऑनलाइन ट्रेडिंग को लेकर के हम लोगों की मांग थी कि उसके लिए पॉलिसी बनाई जाए। आज 1 फरवरी को वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है। हालांकि बहुत सी विदेशी कंपनियां इस पर प्रेशर बनाई थी सरकार पर कि वो आज से इंप्लीमेंट ना होने पाए, लेकिन हम केंद्र सरकार को इस बात का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने विदेशी कंपनियों का और बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रभाव में न आकर के 2019 के चुनाव में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए व्यापारियों के लिए वो पॉलिसी उन्होंने लागू की। इसके लिए भी हम लोग उनका धन्यवाद देते हैं। ये बजट वास्तव में देश को आगे ले जाने वाला बजट है। हम लोग ये मान के चले, जैसा कि बताया कि 12 महीने के लिए लॉक हो जाता है, तो इसको कोई दूसरी सरकार आकर के बदल नहीं सकती है और इसका लाभ पूरे देश को मिलने वाला है। सबकी क्रय शक्ति बढ़ने वाली है। महिलाओं को जो 40% आमदनी पर, ब्याज की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, वो भी हम सबसे जुड़ा हुआ विषय है, एक एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय है। क्योंकि अगर हमारी महिलाओं की आमदनी बढ़ती है, उनका TDS उनका नहीं कटेगा, तो उनका भी लाभ होगा, उससे हम लोगों का भी लाभ होगा। और जो लोग लोन लेकर के व्यापार करना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उनका पेपर में इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ जाने से उनकी लोन लेने की क्षमता बढ़ गई, लोन लेने की उनकी क्षमता बढ़ जाएगी। की बात कर रहे हैं जी, मुद्रा लोन 70% महिलाओं को देने नहीं, की बात मुद्रा लोन तो एकदम गड़बड़ है। मुद्रा लोन में तो कल आंकड़ेबाजी है। मुद्रा लोन वास्तविक लोगों को मिला ही नहीं है। हम इसके बिल्कुल वो है, कल चर्चा में हमने इस बात को कहा कि मुद्रा लोन वास्तविक लोगों को नहीं मिला। सारे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को दे दिए गए, केवल उन लोगों को दिया गया जिनके व्यापार पहले से चल रहे थे, जिनका व्यापार पहले से चल रहा है। चुन चुन के मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों को। आज ये 5 लाख वाला किया है, इससे लोगों की इनकम टैक्स के उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी। जब उनकी आमदनी कागज बढ़ेगी तो उनकी लोन लेने की क्षमता बढ़ेगी, बैंक उनको लोन देंगे क्योंकि उनके पास किस्त देने की पावर बढ़ जाएगी, तो उससे उनका व्यापार भी बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ये बजट इस मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण और फायदेमंद है। अब्बास अली जैदी, अल्पमत में आप आ गए। मैं बधाई दूंगा। देखिए, रंजीत भाई का शो देखना हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है, लेकिन आज थोड़ा सा नाइंसाफी है कि एक ही घंटे का डिबेट है। ये इतना अच्छा, हमें मान लें कि भैया अगर यही इतना अच्छा पैनल है कि 1 घंटा पर्याप्त नहीं है। मजा आता कि 3 घंटे का डिबेट होता, सारे पैनलिस्ट से बात होती। एक बात साफ कर दूं, क्योंकि सदन का सदस्य 10 साल रहा हूं, अंतरिम बजट को इसकी जो भी नीति है उसको अगली सरकार फुल बजट के समय बाद नहीं होती। ये लॉक वाला जो आपने बताया है, ये बिल्कुल उस बजट का होता है जो फुल बजट होता है। मैं एक सवाल सिर्फ करना चाहूंगा आदरणीय त्रिपाठी जी से। कॉमर्स का मैं भी स्टूडेंट हूं, से उनसे संरक्षण चाहता हूं कि मेरी एक फिक्र है जो कि शायद आम लोगों की भी फिक्र हो। ये जो 5 लाख का स्लैब आज डिसाइड किया गया है टैक्स फ्री, ये जो फिस्कल ईयर हमारा जो चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर जो अभी हमको मार्च में एंड होगा, क्या सरकार इसी में 5 लाख रुपए का वो टैक्स स्लैब लागू कर पाएगी? सिर्फ इतना बता दीजिए, क्योंकि अभी फाइनेंशियल बिल तैयार नहीं हुआ है। अभी फाइनेंशियल बिल बनेगा, राष्ट्रपति जी के यहाँ जाएगा, राज्यसभा की कोई बाध्यता है नहीं। सिर्फ इतना बता दी, क्योंकि उसके बाद तो चुनाव का टाइम आ जाएगा। त्रिपाठी जी, हाँ, नहीं, वो तो हमेशा नेक्स्ट ईयर से लागू होता है। वो अगले साल होता है। अगले साल सर आप नहीं होंगे। नहीं, ये आप कैसे बता सकते? हम बता रहे हैं अगले साल आप नहीं होंगे। ऐसे भ्रष्टाचारी पार्टी को उत्तर प्रदेश अगले साल आप नहीं होंगे सदन में। मुझे आपकी किसान फसल बीमा योजना आपकी सोच को बढ़ा देती है। किसान फसल बीमा योजना जिस किसान का खेत जलता उसको लाभ नहीं देती। रंजीत भाई, वास्तविकता किसान फसल योजना की है कि जब तक के 70% खेत ना जल जाए उस क्षेत्र का, ये योजना लाभ नहीं देती। आपने एमएसपी के कैलकुलेशन में कितनी बड़ी बेईमानी की है। वास्तविकता देखिए यहां पर इतनी है कि जो भी आपने आज घोषणा की है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को 70,000 घटा दिया है। ये आपने जो टैक्स के बारे में बताया, जो हमारे अर्थशास्त्रियों ने बताया, इतना टैक्स बढ़ गया, इतना वसूली कर ली। आपने जो टैक्स वसूली की है, ये भी देखिए कितनी इंडस्ट्रीज को आपने बेल आउट किया है। आपने कितने लाख करोड़ का रिबेट दिया है बड़े उद्योगपतियों को और चंद कॉर्पोरेट घरानों को। हकीकत सिर्फ इतनी, सिर्फ हमको यह जानना था कि आज जो अंतरिम बजट में घोषणाएं की गई हैं, इन घोषणाओं को इस चुनाव से पहले लागू किया जा सकता है या नहीं? क्या गजेंद्र त्रिपाठी हमको मिल गया, किया जा सकता है कि नहीं? गजेंद्र त्रिपाठी जी, देखिए सर, ऐसा है, ये भी चीजें होती हैं, डिपेंड करता है विल पावर पे। सरकार की विल पावर पे ये भी है। ऐसा नहीं है कि सरकार चाहे तो इसको वो इंप्लीमेंट न करे, ऐसा नहीं है। वो जब भी चाहे तो कर सकती है।
ये डिपेंड करता है सरकार टू सरकार। अभी जो थोड़ा सा पॉलिटिकल बात होने लगी, देखिए बजट तो पूरे देश का बजट है ना, सरकार आएगी जाएगी, कौन आएगा कौन रहेगा, काम जो सरकार ने किया उस पे बात कीजिए। जो आज सरकार ने काम किया, क्या 71 के बाद किसी सरकार ने किया है क्या? इसी भाजपा की सरकार रही है सर, 72 के इसी बाद भाजपा की सरकार रही है। 6.1 हो गई बेरोजगारी दर, यूपीए गवर्नमेंट देखिए हमने कहा ना बिल्कुल एनएसए को एग्जाम्पल चेयरमैन देखिए, और मेंबर एग्जाम्पल इस्तीफा क्या देते है ही किसी सरकार ने आपने कोई चीज माफ कर दिया सरकार ने। सर एक मिनट सर एक मिनट, देखिए इस तरह से बात नहीं हो पाएगी ना। देखिए 71 के बाद सरकारें जितने आई, किन्होंने एक बार कोई चीज माफ कर दिया, एक रूटीन नहीं दिया। देखिए होता क्या है, जैसे हमें अगर एक किसान के रूप में मैं सोचूं कि मुझे 10 बोरा यूरिया लेना है और 5 बोरे यूरिया का पैसा सरकार दे दी, तो हमारे लिए सरप्लस हो गया। वही कंज्यूमर का सरप्लस है इकोनॉमिक्स के भाषा में। अर्थशास्त्र कहता है कि यह उपभोक्ता की बचत है, और ये बचत देश में 70 से 80 करोड़ लोगों को प्रभावित कर रहा है। देखिए इससे आप बाहर नहीं जा सकते। 10 सेकंड में एक वास्तविकता और रख दूं, इससे आप बाहर नहीं जा सकते हैं। देखिए हमारे देश में जो आत्महत्या समस्या करते यह हैं है किसान, देखिए एक मिनट और सर, और मैं आप फिनिश इस कर पे भी दूं प्रकाश सर, डाल एक दीजिएगा। मिनट एक मिनट इस पे आपके प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, सिर्फ 10 सेकंड की बात है, इस पे प्रकाश डाल दीजिएगा। सर देखिए, जो आपने उनको ठीक पेंशन है, की ठीक बात है, की, इस देश में जो किसान आत्महत्या करते हैं रंजीत भाई, 90% वो लैंडलेस फार्मर्स हैं, भूमिहीन फार्मर्स। अरे सर, तो मैं पूछता हूं 50 सालों में बनाया, मेरा सवाल मुकम्मल हो जाने दीजिए उनको सर। मेरा सवाल, अरे 50 साल के बाद आपने पहली सरकार आई सर मैं योजनाओं का नाम ले लूं सर, योजनाओं से डिफाइन कर दूं, योजनाओं से डिफाइन कर दूं, योजनाओं से डिफाइन अगर मैं कर दूं आपको, वो होते हैं कि जिनका राजस्व अभिलेखों में नाम नहीं होता। एक मिनट पेंशन निर्धारित होगी राजस्व उनको सवाल पूरा कर लें दीजिए, फार्मर्स को आपने 1 रुपया पेंशन के लिए भी कंसीडर नहीं किया। नहीं किया गया, आप कह रहे उनको मजबूर में किया गया, देख लीजिए आप जी नहीं, आप बजट देख लीजिए, मालूम हो श्रम विभाग में बात हुई है, 60 ये भूमिहीन फार्मर्स जो हमारे आपके जैसे तमाम किसानों को जो फार्मिंग लेबर करते हैं, भूमिहीन फार्मर्स उनको कहा जाता। राजस्व अभिलेखों के आधार पर ही आप देंगे पेंशन, कोई भी सरकार होती उसी आधार पे देती, इनका तो नाम ही नहीं है राजस्व अभिलेखों में। खेती में लगे हुए जो भूमिहीन मजदूर है। हाँ ठीक है, अब बताइए एक मिनट। हाँ गजेंद्र त्रिपाठी, हाँ क्या कह रहे थे आप? सर मैं इसका ये क्या जवाब देखिए है? बताऊं, अभी ये हुआ, देखिए 50 सालों में किसानों को असंगठित क्षेत्र का मजदूर बनाया गया। ये देखिए, ये हमारी कौन सी पार्टी है कौन सी पार्टी रही की बात नहीं कर रहा हूं। 50 वर्षों में जो किसान था उसको असंगठित क्षेत्र का मजदूर लेकर बना दिया गया आज के डेट में, और आज ये कहा गया कि अब तुम्हें भी कुछ दे रहे हैं। जिसको 50 साल में बनाया गया उसको अगर कुछ दिया गया होता तो एक रिफॉर्म हुआ होता, वो रिफॉर्म नहीं हुआ। और जो कहा जा रहा है कि पिछले सरकार, देखिए सरकारें हमारे रूटीन में काम लेकर कर रही है। राष्ट्र के निर्माण में जो भी सरकार आई है वो काम की है अपने अपने हिसाब से। आप रूटीन में देखिए कि हम कहां थे और आज हम कहां हैं, और आने वाले कल में देखिए सरकार क्या कर रही है, वो कर रही है 2030 की बात करो मुझसे। 2030 में क्या करिए कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था के स्थिति में आएंगे। तो हर सरकार अपने अपने प्लान से काम को कर रही है, और इसके लिए सरकार को धन्यवाद नहीं, लेकिन प्रोजेक्शन एक चीज है, और प्रोजेक्शन एक चीज है गजेंद्र त्रिपाठी। प्रोजेक्शन तो बहुत सारी बातें, आज जो है भाई रिपोर्ट कार्ड के तौर पे भी बजट आया, ज्यादातर बातें पिछले 4-5 साल में जो सरकार ने किया उस पर बातें होती रही, फिर आगे जो 10 साल का विजन है, जो प्रोजेक्शंस है उस पर बात होती रही। तो कहने में तो बहुत सारी बातें कह दी गई, कह दिया गया कि 2020 तक हम सबको मकान दे देंगे। सर, हाँ, लेकिन आप जब देखते हैं कि पिछले 3 सालों में 4 सालों में काम कैसे हुआ है, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये सब सिगुफेबाजी है। है ना? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिस तरीके से काम हुआ देश में, पहली ऐसी मोदी सरकार है जो हमने गरीबों को मकान दिया है, बिजली दिया है, पानी दिया, शिक्षा दिया। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, ये जो हमारे पास आंकड़े हैं, आप तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, मैं तो आंकड़ा दे रहा हूं आपको। नहीं, आप सिर्फ बातें, आप सिर्फ भाई आप सारी खतौनियों का कंप्यूटराइज है, इनको खाते में पैसे डालने में सरकार को 2022 तक शहरों में आपने कहा कि 2 करोड़ घर बनाएंगे। आपने घर बनाया कितना? 2017 तक जो आपने घर बनाया वो बनाया 4,13,000।
ये ऑन रिकॉर्ड सरकार ने जो सदन को बताया है वो मैं बता रहा हूं। और 15,65,000 अंडर कंस्ट्रक्शन है 2017 तक। सिर्फ 2017 में आपने 1,49,000 घर बनाए, टारगेट था 31 लाख घर बनाने का। भाई आपने जो अपने सदन में सारी बातें आपने बताई है, तो आप अगर आप इस रफ्तार से काम कर रहे हैं, 9 लाख से अधिक तो हमने उत्तर प्रदेश में एक साल में भाई मैं कह रहा हूं कि अगर इस रफ्तार ये शहर में जो आप शहर में जो लोग घर से वंचित हैं उनके लिए जो योजना चल रही है उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो भाई अगर इस रफ्तार से आप घर बना रहे हैं तो आप कितने साल में 2022 तक, आज भी उन्होंने दोहराया कि 2022 तक हम सबको घर दे देंगे। कैसे घर दे देंगे साहब? आप अपना ही टारगेट जब इस तरीके से मिस कर रहे हैं तो कैसे आप सबको घर दे देंगे? आपने कहा कि किसानों की आय दोगुनी कर दें, कहीं कैसे दोगुनी कर देंगे इसका कोई रोड मैप नहीं है। कैसे कर देंगे दोगुनी? कोई बता, ये भी तो बताना चाहिए ना कि क्या करने जा रहे हैं आप। देखिए, किसानों के लिए इतना बड़ा फैसला, किसानों के सीधे खाते में 6,000 रुपए भेजने जा रहे हैं। ये किसानों के आत्मनिर्भर की बात नहीं है, उन्हें ठीक है, किसानों के सम्मान की बात है। सम्मान की बात है, लेकिन ये बात, इस बात पे तो सब लोग एक राय है ना कि इससे किसानों की समस्या का कोई हल नहीं है। 6,000 से 5 एकड़ का सम्मान के लिए कर रहे हैं, किसान जो है 6,000 से उसका कोई समस्या हल नहीं होने वाली। बीज अब बिजली का वो भुगतान कर सकता है मान्यवर। हाँ ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूं कि कुछ नहीं उससे बेहतर है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो किसानों की जो समस्या है उसका समाधान ये जो 6,000 रुपए आप दे रहे हैं उससे बहुत सारी सरकारें जहां 8,000 10,000 दे रही है वहां समस्याएं नहीं खत्म हो रही है, तो 6,000 से कैसे होगी भाई? जब तक किसानों के लिए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, उनके लिए खाद बीज इरिगेशन की जो सुविधा है, अगर उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है तब तक सिर्फ ये पैसे दे देने से समस्या थोड़ी हल हो जाएगी। उनकी समस्याएं तो कई स्तर पर है। जी देखिए, ये किसान जो है खाद के लिए लाठी खाता था, आज देखिए यूरिया खाद हर जगह उपलब्ध है। बिजली हर गांव में हमने पहुंचाने का काम किया है। तो ये सरकार किसान की तैसी है, व्यापारियों की तैसी है, मजदूरों की तैसी है, गरीबों की तैसी है। 18,000 गाँव में आपने पहुंचा पाए और 6,21,000 गाँव में आप क्यों नहीं पहुंचा पाए? 6,21,000 पहुंचाया, बिजली 6,21,000 गाँव में आपने पहुंचाया। मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला आज आपका तो वैसे हमने घर शौचालय बनाने काम किया, हमने आवास में काम, घर आवास में काम किया, हम गरीब महिलाओं को गैस देने काम किया, हम अंतिम तक बैठे हुए अंतोदय के तहत अंतिम बैठे हुए सारी लाभ देने का काम किया है। गाँव में हमने बिजली दिया, सड़क दिया, पानी दिया, आपने 60 साल में कुछ नहीं किया है। मुकेश सिंह, हाँ ब्रजेश मिश्रा, हाँ बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ देखिए, मैं ये कह रहा था, ये जो पूरी लड़ाई है राजनीतिक दलों की, एक इसमें सैद्धांतिक पक्ष है। हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटल की ग्रोथ में हम देश की ग्रोथ देखते हैं, और हमारा पर्पस है सोशलिस्ट। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो मेन फ्रस्ट्रेशन है वो इस बात की है कि इस बार गवर्नमेंट ने सोशलिस्ट पर्पस अपना लिया। बात समझ रहे? तो जो सोशलिस्ट ओरिएंटेशन थी अन्य राजनीतिक दलों की, वहां पे ये बड़ा भारी गड़बड़ी हो गई कि ये तो पर्पस हमारा था, चुरा लिया इन्होंने। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब भ्रम की स्थिति आ गई। तो ये वास्तव में हमारे देश की जो विडंबना है पिछले 70 वर्षों से आज़ादी के बाद, वो यही है कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हैं। कैपिटल की ग्रोथ में हम एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, कैपिटल की ग्रोथ में हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, और कैपिटलिस्ट की ग्रोथ में हम देश का ग्रोथ देखते हैं। ये बॉटम लाइन रियलिटी है। लेकिन चूंकि हमारे पास सोशलिस्ट पर्पस जुड़ा हुआ है, इसलिए सब लोग सोशलिस्ट पर्पस की ओर जब जाते हैं तो क्या होता है कि सब्सिडी है और किसान का ध्यान है और ये सब है, ये एक तरह से सब करने लगते हैं। तो जब हम आपका उद्देश्य चुरा लेते हैं तो एक तरह से हम आपके राजनीतिक भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है वो इस बात की है कि मेरा पर्पस आपने चुरा लिया। अब उनकी मजबूरी ये है कि अगर ये ना करें तो वो कर देंगे। तो ये एक तरह की अनस्टॉपेबल, एक तरह से अनस्टॉपेबल नकारात्मकता भी तो है। अब आप एक तरफ कहेंगे कि साहब कुछ नहीं किया, दूसरी तरफ आप कहेंगे कि आपने बजट दे दिया। क्यों दे दिया? तो ये जो अंतर विरोध दिखाई पड़ रहा है इन लोगों की आलोचना में, उस अंतर विरोध से हम लोगों का, विश्लेषकों का कोई लेना देना नहीं है। प्रथम दृष्टया देश में 90 करोड़ से 100 करोड़ की जनसंख्या के लिए एक मास वेलफेयर टाइप का बजट आया, और इस बजट को एक तरीके से सबको, कोई ऐसा नहीं आपके हमारे बीच में जो ये ना कहे भाई हमको कुछ न कुछ लाभ हुआ। तो इस चीज को स्वीकार करने की जरूरत है आज देश में। और जो राजनीतिक आलोचना है वो आप करिए। अब रह गया कि भाई 55 साल में
अगर मान लीजिए कि एक ही राजनीतिक दल को मैं चुनता रहूंगा तो निश्चित रूप से वो ढिलाई दिखाएगी। अब थोड़ा राजनीतिक प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई देश में, तो जो मुद्दे गौड़ थे अब वो केंद्र में आ गए चिंतन के। तो बस इतनी सी बात है। कितना हुआ क्या हुआ, देश का एक ओरिएंटेशन होना चाहिए, एक भविष्य होना चाहिए। इस देश के अंदर यूरोप के बराबर एक सभ्य देश रहता है, ठीक है, कम से कम, ठीक है। तो उसको ध्यान में रख करके हमको चिंतन करना पड़ता है कि ये जो पैसा हम कमाते हैं, जो हमारी आय होती है, उसी से हम गरीबों को कुछ दे सकते हैं ना। अब आप कहेंगे साहब पिछले साल क्यों नहीं दे दिया? अरे भाई देश रहेगा तभी तो आप देंगे ना। और इसके बाद भी मैं समझता हूं कि जो सरकार आए उसको जो है इस तरह के लोकप्रिय कदमों से बच करके देश के कल्याण हेतु संतुलन बनाना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ राजनीति की वजह से देश को नष्ट कर दिया जाए। कुछ क्लोजिंग कमेंट्स अब लास्ट में लेंगे। आनंद अखिला, यहां से किसानों के वेलफेयर का रास्ता किस तरफ जाता है? हमने एक ऐसी व्यवस्था की शुरुआत कर दी है जिसको अब रोल बैक करना मुश्किल होगा किसी भी सरकार के लिए। जब एक बार उनको आदत लग गई कि अब उनको उनके खाते में पैसे जाएंगे तो अभी पैसा बढ़ ही सकता है, घट नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकेगा। तो यहां से किसानों के वेलफेयर का रास्ता किस तरफ जाता है? क्या हम एक खतरनाक दिशा में बढ़ चले हैं या मुझे लगता है कि ये किसानों के लिए कल्याणकारी होगा? देखिए ये एक डबल एज्ड टाइप की चीज है मेरे नजरिए से, कि मैं हमेशा इस बात का कभी पक्षधर नहीं रहा हूं कि आप लोगों को फ्री चीजें दें, फ्री सामान दें, कर्ज माफ करें। इन्हें हमें उस दिशा में कार्य करना चाहिए स्वावलंबी बनाने के लिए, मतलब उनकी आदत ना पड़ जाए। जैसे जो हमें एक खतरा, जैसे आपने बोला, जो ये है तो बहुत अच्छा कदम, लेकिन जो खतरनाक इसमें ये है जैसे कर्ज माफी की आदत सी पड़ती जा रही है हमारे देश में, और उससे ये क्रेडिट बिगड़ रही है। मतलब किसान जो है वो आदी होता जा रहा है कि हमको पैसे तो मिल ही जाएंगे, और नहीं पैसे ले लेना है कैसे भी करके, फिर देने की बात नहीं देंगे, नहीं, ऐसे वाकये देखे हैं मैंने, खुद सुने हैं कि अगर कोई उसमें से ईमानदारी से वापस भी करना चाहता है तो दूसरे उसका मखौल उड़ाते हैं। कहाँ, तो वो चीज है। और प्लस ये जो अब दिया जा रहा है, ठीक है, ये एक हेल्प करने वाली बात है, सपोर्ट देने वाली बात है, लेकिन अब इसको रोल बैक करना तो किसी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा इतना बड़ा कंपोनेंट है वोटर कि आपने ये पैसा और ये बोझ फाइनली तो टैक्स पेयर पर ही पड़ेगा। जो भी पैसा है, ये 6,000 का है तो अगली बार होगा कि अब साल भर बाद ये 8,000 कर दिया जाए, फिर उसके बाद 12,000 कर दिया जाए। तो ये दोनों ही पक्ष हैं इसके, अच्छा भी है बुरा भी है। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ आपके चैनल पे, काम ऐसे होने चाहिए कि किसान स्वावलंबी बने और धीरे धीरे ये चीजें। लेकिन कुछ मुझे ऐसा खतरा दिख रहा है कि कर्ज माफी और ये इस तरीके का जो मुफ्त वाला सपोर्ट है, मतलब मेरे नजरिए से तो भाई बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बाकी तो गजेंद्र त्रिपाठी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी जनता को मुफ्तखोरी की आदत लगाते जा रहे हैं? जी, मतलब ये दो धारी तलवार है जैसा अभी कह रहे हैं सर। दो चीजें देखिए, जहां तक अभी कहा जा रहा है, उस किसान से पूछिए जो गांव में रहता है, जो खेती करता है, ठीक है, जिसके पास खेती के समय उसके पास सर 1,000 रुपए नहीं होते हैं, 2,000 रुपए नहीं होते हैं। और आपसे मैं बोल दूं, जो 2 एकड़ की बात हो रही है किसान की, वो गांव का किसान वो है कि जो अपनी खेती के लिए साहूकार से पैसा लेता है, और वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देते देते मर जाता है। 5,000 लेता है और 25,000 हो जाते हैं। 50 दे करके भी सर, एक मिनट सर लेट मी फिनिश। होता क्या है कि देखिए, सरकार जैसे केंद्र सरकार ने कहा कि हम आपको 6,000 रुपया देंगे, राज्य सरकारों को भी किसान को 6,000 रुपया देना चाहिए। यह नहीं है कि मुफ्तखोरी की आदत हो जाएगी। सर देखिए, होता क्या, अभी जिस ग्रोथ की बात हम लोग लेकर करते हैं, सीना यहाँ पर लेकर चौड़ा करते हैं, यही कृषि अगर ग्रोथ हमारे देश की 5% हो जाए तो हम दुनिया में कहाँ रहेंगे? हमें लोग कहेंगे कि भारत है, भारत जाना कैसे गया है? आज आर्थिक महाशक्ति के रूप में देश को दुनिया देख रही है। तो सर काम इस पे करना है, हमको आदत हो जाएगी। और ये भी सच है, और ये भी सच है कि वो 2 एकड़ वाला किसान है सर ना, बहुत मजबूर किसान है देश का। और ये भी सच है कि किसानों की जो सर आसमान की तरफ लेकर देखता है, किसानों की उपज है, उसकी कीमत हम लगातार नियंत्रित रख के उनके साथ भी तो नाइंसाफी करते रहते हैं ना भाई। वो अपनी फसल का कभी भी अपने हिसाब से कभी उसका कीमत नहीं वसूल पाते हैं। बिल्कुल वो है ना, तो ठीक है, उनको कंपनसेट किया जाए, उनको कंपनसेट करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार को इस भी लेकर दिशा में बहुत महत्वपूर्ण रूप से काम करना चाहिए। ठीक बात, कि जो उनकी वैल्यूम है उसके हिसाब से जो कास्ट है वो एक फिक्स हो।
पूरे देश ठीक में बात। कि भाई इससे कम में परचेजिंग नहीं होगी। नहीं होगी। और ये जान लीजिए ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार डिसाइड नहीं कर लेती है, क्योंकि बिचौलिए जब भी खरीदेंगे वो कम में ही खरीदेंगे। कम में ही खरीदेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अभी और भी बहुत सारे सवाल थे जिस पर चर्चा की गुंजाइश है, और उस पर चर्चा मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। और अभी चूंकि चुनावी साल है इसलिए चर्चा और जोर ही पकड़ेगी, ये थमेगी नहीं। लेकिन आज बहस में हमारे पास वक्त इतना ही था। आप बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।